आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे हमने बता दिया था कि आपकी प्रिपरेशन के लिए जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन आएगा आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो उसमें जो है जनरल जो नॉर्मल अप्लाइड साइंस कह सकते हैं हम उसे, ठीक है, या फिर जो हमारी डेली लाइफ में हमें साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सभी आपको आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है देखने को मिल सकती है। तो उसी के लिए जो है आपको डेली बेसिस पर या फिर हम कह सकते हैं रेगुलर बेसिस पर आपको साइंस से रिलेटेड जो भी है MCQs प्रोवाइड किए जाएँ, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, और ताकि इससे आपकी प्रिपरेशन में जो है थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आज कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। हालांकि काफ़ी दिन हो गए इस प्रेजेंटेशन को बनाए, कोई टेक्निकल इशू के कारण इनएक्टिव थे हम, इसलिए तो आगे नहीं कर पाए थे उस टाइम, ठीक है। तो आज हम ये सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं, साइंस बूस्टर क्विज, ठीक है। इसके अलावा वोकेबलरी क्विज चल रहा है, और आज जो वोकेबलरी सेशन आपको शाम को मिलेगा उसके अंदर आपको इडियम और फ्रेजेस वगैरह है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया हम सभी चीज़ों को पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश वाटर, या फिर हिंदी में मैंने अभी तो लिखा नहीं है, जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो भी बनेगी सभी बाइलिंगुअल होगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैनेज करिएगा, अभी सिर्फ अंग्रेजी में है ये। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भैया जो हमारा फ्रेश वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, वर्षा का जल होता है वो शुद्ध होता है, या फिर जो इवेपोरेट होता है वाटर, किसी को भाप कहते हैं, तो भाप जो है वो फ्रेश वाटर होता है। तो ये जो फ्रेश वाटर होता है ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं पता है, हालांकि पता होगा आपको कि ये पीएच जो एक स्केल होता है, किसी जो भी एक पदार्थ होता है उसकी एसिडिटी या बेसिक उसकी जो यानी वो अम्ल है या क्षार है, इस चीज़ को चेक करने के लिए, और उसके जो सांद्रता है हाइड्रोजन अणु की उसको चेक करने के लिए ये एक स्केल होता है जो कि 1 से लेकर और 14 तक होता है, ठीक है। और बीच वाले इसके आता है बिल्कुल 7, दैट इज़ न्यूट्रल, यानी वो ना तो एसिड होगा ना वो बेस होगा। तो दैट इज़ फ्रेश वाटर, और उसका पीएच का मान हो गया 7, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो हालांकि आपसे हो सकता है कि पानी का ना पूछे, आपसे और चीज़ों का पूछा जा सकता है, कोई नींबू का पूछ लेगा या फिर किसी एसिड का पूछ लेगा, समझ रहे हो, या फिर दूध का पूछ लेगा। इस तरह की काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये हम जैसे जैसे क्वेश्चन कवर करेंगे आपको देखने को मिलेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। चलिए आगे। तो उसके बाद में आता है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है ये पूछा गया है। देखिए एथेनॉल क्या होता है, ये अल्कोहल ग्रुप होता है, और अल्कोहल ग्रुप आपने पढ़ा होगा कि लास्ट में OH होता है, ठीक है। ये मैं ज़्यादा हाई लेवल की बात नहीं है, ये सिर्फ 10th तक की मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी 10th पास हो, और आपको जो भी 10th में पढ़ाया गया है, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ्स का, वो सब आपको आता है, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। तो अल्कोहल जो है OH ग्रुप का होता है, और यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है अल्कोहल का सूत्र वो है C2H5OH, ठीक है। और इसको एथेनॉल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जानने लायक आपके बात ये है कि एथेनॉल ही वह अल्कोहल है जो कि हम पीने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो अल्कोहल होंगे वो पीने के लिए नहीं होते, वो मदिरा के निर्माण के लिए नहीं होते हैं वो, ठीक है। चलिए, उसके बाद में एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, यानी वो पूछ रहा है कि हमारी पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है। तो दैट इज़ 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ओके। चलिए आगे। उसके बाद में आता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि हु इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ ये, फादर ऑफ वो, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक्स की बात हो रही है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपको ध्यान होगा कि आपने 10वीं या उससे पहले हो सकता है कि एक मेंडल नाम का बंदा पढ़ा होगा आपने, वैज्ञानिक। उसने मटर के पौधों का कुछ परीक्षण किया था कि आपस में उनके इंटरसेक्ट कराया, तो किसी में उनके जेनेटिक्स जो क्वालिटी है वो आगे वाली जो उनकी पीढ़ी होगी उसमें देखने को मिलती है। जैसे उसने मटर का पौधा अगर बोना था तो वो उसके जो आगे डेवलप हुआ पौधा वो भी बोना हुआ, यानी बोने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जो छोटी होती है इसकी लेंथ, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये इसका एक परीक्षण था जो मुझे याद है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो इनका नाम है मेंडल, पूरा नाम है ग्रेगर मेंडल, ठीक है। चलिए, और मेरे ख्याल से इसका नाम था मेंडल का आनुवंशिकता का नियम, इस तरह से काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था आपने छोटी क्लासेस में, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद में ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि एक तो ये कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, दूसरा ये कि ये अभी न्यूज़ में है, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है, ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे देशों का एक प्रोजेक्ट है, कॉमन प्रोजेक्ट है, जिसके तहत यानी एक स्पेस के अंदर हमने एक अपना कह सकते हैं कि सैटेलाइट कह सकते हैं बड़े लेवल का, तो वो चीज़ है। और यहाँ पे जो है हम एक स्टैचुरी बॉडी है वहाँ पे, तरह तरह के जो है अलग अलग देशों से एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, वहाँ पे साइंटिफिक स्टडीज़ होती है, ठीक है, वहाँ से कम्युनिकेशन भी होता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी हालांकि हाल ही में क्या हुआ है कि नासा जो कि अमेरिका की कंपनी है, स्पेस कंपनी, उसने अनाउंस किया था कि हम जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हमारा, जो कि 1998 में इन 5 देशों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, इसको हम 2031 तक जो है डीकमीशन करने वाले हैं, यानी रिटायर करने वाले हैं, यानी उसको अब
बंद कर दिया जाएगा, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और ये टर्म्स याद रखना, डी कमीशन होता है, जैसे हम होता है ना कि सबमरीन होती है, वो कमीशन होने का मतलब होता है कि सबमरीन कमीशन की गई, यानी वो अब से स्टार्ट कर दी गई है, वो सेवा में है। और डी कमीशन का मतलब है रिटायर कर दी गई है, बंद कर दी गई है, सेवानिवृत्त कर दी गई है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1998 में ये बना था, ठीक है। नासा यानी अमेरिका, रोसकोसमोस यानी रशिया, जाक्सा यानी जापान, ईएसए यानी यूरोपियन कंट्रीज जो है, और सीएसए जो है चाइना, ये 5 देशों ने मिलकर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एक ट्रीटी के ऊपर साइन किया था, और इसी के तहत जो है 1998 में ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और 2031 आपको टर्म याद रखेंगे, 2031 में रिटायर करने वाले हैं। चलिए, अब है ये एक बायोलॉजी से रिलेटेड कि एम्बायोनिक स्टेज ब्लड फॉर्मेशन इज डन, यानी इस स्टेज में जो है, एक मिनट पेन का है, एम्बायोनिक स्टेज में ब्लड फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे संपन्न होता है, यानी ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ये आरबीसी से रिलेटेड है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं ना जो, उससे रिलेटेड है। तो एम्बायोनिक स्टेज में क्या होता है कि पहले तो लीवर जो है मेन आपका जो है ब्लड फॉर्मेशन करने लग जाता है, आरबीसी बनाने लग जाता है। इसके अलावा जो है एक और टर्म है, मैं बताता हूँ आपको, याद नहीं आ रही मुझे, चलिए कोई बात नहीं, तो ये आप याद रखिएगा, इसकी मैं हालांकि आपको हिंदी प्रोवाइड कर दूंगा फिर नेक्स्ट सेशन में आगे से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि इन द ह्यूमन एम्ब्रियो द फर्स्ट साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज द योक सैक, लेटर इन एम्ब्रायोनिक लाइफ द लीवर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड ब्लड सेल फॉर्मिंग ऑर्गन, यानी लीवर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड ब्लड सेल्स बनाने वाला जो ऑर्गन है, अंग है, वो बन जाता है। और उसके बाद कुछ कहा गया है कि बट इट इज सून सक्सीडेड बाय बोन मैरो, हाँ ये वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा था। तो लीवर जो है पहले उसका काम करता रहता है आरबीसी बनाने का, लेकिन बाद में ये जो काम है कौन करने लग जाता है, बोन मैरो करने लग जाता है। तो विच इन एडल्ट लाइफ, यानी हमारे बड़े होने पे, इज द ओनली सोर्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड द ग्रेन्योसाइट्स, यानी बोन मैरो जो है एडल्ट होने के बाद में बोन मैरो जो है वो हमारा एकमात्र जरिया बन जाता है आरबीसी को डेवलप करने का या उसे प्रोड्यूस करने का, ठीक है। उसके बाद में एक आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है, बाइनोमियल का मतलब है जहाँ पे आपको ये बाई टर्म मिल जाए ना, जैसे मैं वोकैबुलरी में आपको बताता हूँ ना कि यहाँ पे एक रूट दी हुई है, तो बाई आपको पता है कि ये टू को रेफर करता है ना। तो बाइनोमियल का मतलब है कि दो टुकड़ों में या दो नाम आपस में जोड़ के किसी चीज़ का नामकरण करना, जैसे गुरप्रीत, ठीक है ना। तो हालांकि गुरप्रीत इसका वो नहीं है, जैसे हम, एक मिनट रुकिए, इसको जाने दीजिए, शोर बहुत हो रहा है, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये था कैरोलस लैनियस। इस नाम को आपने याद रखना है, ये जो बाकी नाम दिए ये भी आपको याद रखने हैं। मैंने सभी ऑप्शन इस तरह से सेट किया है कि जो बाकी ऑप्शंस पढ़ोगे क्वेश्चन के अंदर वो भी आपके काम आए, ठीक है। डार्विन की बात करें तो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की इनकी बुक थी, और डार्विन जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था स्पीशीज रिलेटेड, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें इनकी पढ़ने को मिलती है, ठीक है। विस्मैन का मुझे पता नहीं है, मेंडल का आप लोगों ने पीछे बात की है कि मेंडल ने जो है आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। और कैरोलस लेनियस आपको याद रखना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लेनियस के द्वारा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, यानी जिस क्वेश्चन में हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ समझने की जरूरत है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, नहीं तो उसको एज इट इज़ एक वन लाइनर के रूप में बताया गया आपको। तो यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात हो रही है, यहाँ पे बताया गया कि इन दिस सिस्टम ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, जैसे कि मैंने बताया कि दो टुकड़ों से या दो कंपोनेंट से एक वर्ड बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया है जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, जो भी है ये अब हमें टर्म देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाइनोमियल नोम, हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत जो हमारा मैंगो आम होता है, आम, उसको जो नाम दिया गया है वो है मैग्नीफेरा, ठीक है, मैंगीफेरा सॉरी। तो मैंगीफेरा जो है ये दो तरह की रूट से बना है, जहाँ पे कि एक तो है इंडिका रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, जीनस, और इसका एपिथेट लगाया इंडिका से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि इसका एक तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि आम का जो है रासायनिक वैज्ञानिक नाम क्या है, या फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में उसको क्या कहा गया है, तो दैट इज मैग्नीफेरा या मैंगीफेरा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हालांकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इस चीज़ का नाम क्या है, जैसे जैक फ्रूट का पूछ लेता है या फिर पपाया का पूछ लेता है ना। तो ये वैज्ञानिक नाम आपको भी मैं काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा इसमें बार बार, तो आपको अच्छे से समझ आने लगेगा। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहता था कि अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर का कोई पेपर देखा ही नहीं है, ठीक है, प्रीवियस ईयर बोले तो चाहे वो बीएचयू का हो, चाहे वो किसी अदर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो सीयूसीटी का हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो है अलग अलग आप पेपर देख लीजिए, जिससे आपको समझ आ जाए कि आखिर ट्रेंड क्या चल रहा है पिछले 2-3 सालों से। एक बच्चे ने पूछा था भैया कि कौन से सन से पढ़ने, तो अगर मेरी एडवाइस लो तो आप 2017-18 के बाद वाले पढ़ो, उससे पहले का पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बीएचयू की वेबसाइट पे मेरे ख्याल से 2018 तक का ही अवेलेबल है। आप गूगल पे सर्च करोगे, वॉरियस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको जो हाल ही में 2021 का, 2020 का, 2019 के पेपर हुए वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उस पेपर को जरूर एक बार देखिएगा, सोल्व हो ना हो आप एक बार जरूर देखिएगा, हर क्वेश्चन को देखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, इससे आपको पता चलेगा कि आप अभी कहाँ हैं, आपका लेवल क्या है, ठीक है। चलिए आगे। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत धारा,
वो प्रोड्यूस करती है। यानी अगर एक तार में से विद्युत धारा बह रही है तो किस तरह की जो आसपास जो है डेवलप करेगी वो क्वालिटीज़, या किस तरह का आपस में इफेक्ट उसके पड़ेंगे आसपास के वातावरण में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए कि केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब जो करंट होता है, बहता है किसी तार में, ठीक है, तो उसके आसपास ये आपने पढ़ा होगा कि एक तो जो है मैग्नेटिक एरिया बन जाता है। आपने फ्लक्स वगैरह पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में 10th तक, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि बताया जा रहा है कि जब विद्युत धारा प्रवाह होती है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रभावित होता है या चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट इसलिए बताया क्योंकि धारा प्रवाह होती है तो विद्युत का जो है कहीं ना कहीं हनन होता है, तो ऊष्मा के रूप में जो है हीट जो है वो निकलती है, तो हीट इफेक्ट भी इसका आंसर होगा। और केमिकल इफेक्ट की बात करें तो केमिकल इफेक्ट इस तरह से जलता भी है, या फिर हम कह सकते हैं कि गर्म होता है तो कुछ ना कुछ केमिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे आयंस वगैरह इधर उधर होते हैं, तो दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए आगे फिर आता है लाइट ईयर। देखिए लाइट ईयर क्या होता है, ये एक यूनिट है किसको मापने की, ये यूज़ की जाती है जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस से मेरा मतलब ये है कि अंतरिक्ष में जैसे हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो गई, या फिर किसी और गैलेक्सीज की दूरी हो गई, अलग अलग ग्रह की दूरी हो गई, है ना, तो इतने बड़ी जो डिस्टेंस होती है उसको हम मीटर किलोमीटर में मापने लगे तो बस फिर हमारा काम तो बन गया। इसलिए ये एक यूनिट जो लाइट ईयर के नाम से है, इसको डेवलप किया गया किसी के द्वारा, ठीक है। और तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी, डिस्टेंस की, ठीक है। लाइट ईयर टाइम की नहीं है, लाइट की नहीं है, ये है डिस्टेंस की यूनिट। और इसके आगे एक्सप्लेनेशन मैंने ये दिया कि लाइट ईयर होता है कि देखिए लाइट ईयर इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और इट इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस इन स्पेस, अंतरिक्ष में यूज़ की जाती है, मैंने बता दिया। 1 लाइट ईयर इज इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट। तो अब ये बता रहा है कि परिभाषा क्या है, 1 लाइट ईयर होता कितना है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, जो आपको पता है कि कुछ स्पेसिफिक स्पीड से गति करता है, और वही प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करेगा, आप सोच लो कितनी सूरज से यहाँ तक आता है, और इसके अलावा अगर वो एक साल में लगातार चलता रहता है तो वो कितनी दूर हो जाएगा, कितना लंबी डिस्टेंस हो जाएगी। तो दैट इज एन 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट इज इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। एक साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी इज लाइट ईयर, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डिजिट्स में बताया जाए तो ये है, इसको 9.45 मिलियन के अराउंड जो है मीटर्स में आती है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 9.4 इंटू, यार ये 1012 क्या है, 10 की पावर 12 होगा या तो यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी है मैंने आपको बताया 9.5 मिलियन मीटर्स या किलोमीटर्स जो भी है वो आप देख लेना। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ मीट प्रोडक्ट्स, ठीक है। मीट प्रोडक्ट्स के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ये पूछ रहा है कि जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, मांस वाले प्रोडक्ट होते हैं, या फिर जीव जंतु वाली चीज़ें होती है, जो उनको अगर हमने प्रिजर्व करना है कहीं पे लंबे समय के लिए बचा कर रखना है, ठीक है, ये खाद्य पदार्थों में भी होता है और दूसरी चीज़ों में भी होता है। तो इस जो केमिकल है उसका नाम है फॉर्मलिन। एक मिनट, ये है फॉर्मलिन। देखिए फॉर्मलिन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड आपने नाम पढ़ा होगा, CHO ग्रुप के जो होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो सोल्यूशन होता है, आई थिंक वाटर के अंदर ही सोल्यूशन होगा उसका, तो 40% तनुता वाला 40% कंसनट्रेशन वाला जो उसका फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन होगा दैट इज़ फॉर्मलिन, ठीक है। तो और फॉर्मलिन जो है ये यूज़ किया जाता है, आपने आपकी जो साइंस लैब्स वगैरह होंगी, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अभी अगर स्कूल में आपने नहीं देखी है तो आप आगे यूनिवर्सिटी वगैरह में जाओगे, कॉलेज में, तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ जीव जंतु रखे जाते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए, तो काफ़ी लंबे 50-50, 100 150 सालों तक जो है रखते हैं, तो वो भी जो है फॉर्मलिन होता है। और कुछ सांद्रता होती होगी उसकी स्पेसिफिक, उसको रखने के लिए केमिकल के अंदर आपने देखा होगा जीव जंतु रखी, या मैंने आपको फोटो दिखा रखी है, तो ये भी फॉर्मलिन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मीट प्रोडक्ट्स, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको भी अगर कुछ लिटिल टाइम के लिए, लिटिल छोटे से समय के लिए प्रिजर्व रखना है तो कुछ मात्रा में फॉर्मलिन वहाँ पे भी यूज़ की जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब मैंने आपको 3 बातें बता दी कि एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बता दिया, फॉर्मेल्डिहाइड का कितना % सोल्यूशन होगा वो फॉर्मलिन कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से ये कुछ अच्छे छोटे प्यारे क्वेश्चन है, ये आपके आज के साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये आपके बहुत ही काम आएंगे। और मेरे ख्याल से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको इसमें से कोई भी छोटी मोटी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो सीधा आप कुछ स्पेसिफिक बुक से या फिर आपसे गूगल से सर्च करिए और आपको वहाँ पे सूचना मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। BHU इन्फोपीडिया चैनल आपका ही है।